नमस्कार, मैं एस के पाठक, प्रसार अधिकारी, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रत्येक मंगलवार को सायं 4 बजे आपसे रूबरू होते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ। और इसी क्रम में आज हम आपसे चर्चा करेंगे गन्ने में जो दीमक का प्रकोप होता है, व्हाइट ग्रब का प्रकोप होता है। बेसिकली आप ये समझ लें कि जो भूमिगत कीट जिनको हम कहते हैं, भूमिगत कीट अर्थात गन्ने का वह हिस्सा जो जमीन के अंदर होता है, उनको जो नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे दीमक हैं, व्हाइट ग्रब हैं, इनका नियंत्रण हम कैसे करें। कई बार किसान भाइयों की ये शिकायत होती है कि हमने कीटनाशक का प्रयोग किया लेकिन दीमक कंट्रोल नहीं हो रही है, व्हाइट ग्रब कंट्रोल नहीं हो रहा है। जैव कीटनाशी उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा तैयार किया जाता है, वावेरिया बैसियाना और मेटाराइजियम एनिसोप्ली। जो हमारे साथ चर्चा के लिए हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण सिंह, जिस पे हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे दीमक और व्हाइट ग्रब के जो जैव कीटनाशी उसके बारे में। डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। काफ़ी किसान जुड़ गए हैं, लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और सबसे पहला हमारा सवाल होगा आपसे कि जो दीमक हैं या व्हाइट ग्रब हैं, इनका प्रकोप कब कब होता है और कैसे ये नुकसान पहुंचाते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। देखिए, गन्ने में जो जमीन के अंदर कीट नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें दीमक प्रमुख है और सफ़ेद गिटार। दीमक तो एक ऐसा कीट है जिसका कोई समय नहीं है, बुआई से ले करके और जब तक आपका गन्ना खेत में खड़ा रहता हमेशा इसका प्रकोप होता रहता समय समय से, है ना जी। तो ये हमेशा बनी रहती है। और इसका कंट्रोल जो है, एक बार केवल बुआई के समय लोग कीटनाशक डालते हैं जी, और पूरे साल गन्ने की फसल खड़ी रहती है जी। तो दीमक जैसे इंसेक्टिसाइड कोई डाला गया, जैसे मान लिया कि रीजेंट है, क्लोरोपाइरिफास है, तो जिस समय तक उसका प्रभाव रहता है उस समय तक दीमक नहीं आती, गन्ने का जमाव हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो है भविष्य में जब तक एक साल गन्ना खड़ा रहता है, फिर दीमक जो है उसे नुकसान पहुंचा दी जाती है। डॉक्टर साहब, दीमक के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जमीन के अंदर 4 से 6 फीट नीचे तक ये कॉलोनी बना के रहती है। 4 से 5, ये देखिए सोशल इंसेक्ट है, पूरा एकदम कॉलोनी बना के रहती है। इसमें इसका राजा होता है, रानी होता है, इसके वर्कर्स होते हैं और मतलब इसके सोल्जर्स होते हैं। तो इसका एक सोशल मतलब बना हुआ है कि किस तरह से इनके कार्य करेंगे। तो रानी और राजा का काम क्या होता है कि वो 4 से 5 फीट गहरे इनका एक चैम्बर बना होता है, उसमें रानी रहती है और ये इसका काम होता है सिर्फ बच्चे पैदा करना जी। तो सारे बच्चे पैदा करते, उसमें उससे अलग अलग सोल्जर बन जाते हैं। कुछ जो है इनके वर्कर्स होते हैं, जो मेन वर्कर्स होते हैं वही जो है हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर ये वर्कर्स जो है समय समय पर जाके भोजन लाना, ये सब करना, पूरी कॉलोनी को नरिश करना, ये सब काम वर्कर्स का होता है। और सोल्जर जो होते हैं वो दीमक की रानी की सुरक्षा करते रहते हैं। इस तरह से इनका एक बहुत बड़ा परिवार होता है। ये जमीन के 4 से 5 मीटर नीचे तक पाए जाते हैं, है ना, 4 से 5 फीट तक। तो इनकी कॉलोनी बन जाती है। अब हमको जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम खेत में बो रहे हैं, तो दीमक वहाँ जैसे ही गन्ना का टुकड़ा मान लीजिए डालते हैं तो तुरंत जो है गन्ने के जमाव प्रभावित करते हैं, आकर के टुकड़े को खाना शुरू कर देंगे और पूरा गन्ना जो है उसका टुकड़ा खा लेते हैं, उसकी आँख खा लेते हैं। इस तरह से जो है हमारा जमाव प्रभावित हो जाता है। अब इसमें हम तमाम प्रकार के इंसेक्टिसाइड शुरू से ही यूज करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास एक बायोपेस्टिसाइड है जिसे वावेरिया बैसियाना और मेटाराइजियम एनिसोप्ली के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों बायोपेस्टिसाइड इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं कि इनका अगर प्रयोग किया जाए तो समझिए जमीन के अंदर जो हमारे लाभदायक जीवाणु हैं उनके ऊपर भी असर नहीं करता। इंसेक्टिसाइड से हमारे लाभदायक जीवाणु खत्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि केचुआ वगैरह जो है ये भी जो है खेत से कम हो गए हैं। तो इससे ये प्रभाव होता है कि हमारा वो टारगेट इंसेक्ट भी कंट्रोल हो जाता है और हमारा नुकसान भी नहीं होता। देखिए इस किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है कि जैसे मान लिए ये दीमक या कोई गिडार है, उसके ऊपर देखिए फंगस डेवलप हो गया। जब हम ये बायोपेस्टिसाइड खेत में डालते हैं तो उसके स्पोर्स मतलब खेत में डालते हैं। यहाँ मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा जैव कीटनाशी है ये भी एक तरह का फंगस ही है। जी हाँ, फंगस है। हाँ। तो ये जब फंगस हमारे जो कीट के ऊपर आ जाता है तो भले चाहे दीमक हो वह कितनी गहराई पे चला जाए तो फिर उसको समाप्त कर। अब इसका रोल कैसा होता है, जैसे मान लीजिए हमने लाइन में डाल दिया बायोपेस्टिसाइड जी, तो ये अपना कॉलोनी जो है, जो हमारा फंगस जो है उसमें जमीन पर डेवलप होने लगा। अब जैसे ही दीमक या कोई भी इंसेक्ट जो जमीन के अंदर पाया जाता है, जैसे व्हाइट ग्रब है या दीमक है, इसके कांटेक्ट में आता है, इसमें महक नहीं होती है, इसके कांटेक्ट में आ जाएगा तो इसकी बॉडी पर अगर स्पोर्स चिपक गया, जैसे स्पोर्स होते हैं ये बायोपेस्टिसाइड के, है ना, ये स्पोर्स हैं,
बवेरिया बैसाने मेटाराम के, ये स्पोर्स इसकी बॉडी चिपक रहे, इस तरह से इसकी बॉडी के ऊपर कॉलोनी बना लेते हैं। तो ऑटोमेटिक, अच्छा ये जो प्रभावित इंसेक्ट है ये जब अपनी कॉलोनी में जाएगा तो पूरी कॉलोनी में इससे जो है प्रभावित हो जाते हैं। अब यहाँ पे किसान भाइयों आप लोग समझिए कि ये कि बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे हैं कि अगर जैसे कि आप रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रकोप वहीं तक होता है। बस। और जब आप जैव कीटनाशी का प्रयोग करते हैं तो यह एक फंगस है, जैसे ही ये उस कीट के संपर्क में आता है भले वो कीट कहीं जहां जाएगा वहां पे और लोगों को प्रभावित ही करेगा। बिल्कुल हाँ, ये चीज तो एक तरीके से कोरोना समझ लीजिए कि ये जिस तरीके से ये जाएगा और लोगों को प्रभावित करेगा। और इसका ये हमारी जमीन पे कोई बुरा असर नहीं है, समझ रहे हैं। इस तरह से हम 3 इंसेक्ट को टारगेट करते हैं एक साथ। और जैसे एक तो आपका दीमक हो गया, उसके बाद व्हाइट ग्रब, सफेद गिटार जो जून के महीने में लगता है। आपने देखा होगा कि सफेद गिटार जो है रैटून जिसमें होती है उसकी जड़ खा जाता है। यहाँ पे हम अपने किसान भाइयों को सफेद गिटार भी थोड़ा दिखाना चाहेंगे। ये है, ये सफेद गिटार की ये गिटार है, बड़ी मोटी सी होती है। अंतिम खेत की जब जुताई लोग करते हैं तो इस तरह से खेत से बाहर निकलती है और बगुले वगैरह पीछे पीछे दौड़ के इस गिटार को मतलब नेचुरल तरीके से खा खत्म करते हैं। जी। और ये अगर जमीन में जाती पूरे साल भर इसकी लाइफ साइकिल है। एक बार जमीन में एक लिंग होकर के जाएंगे तो ये पूरे साल भर रहती है, साल भर जड़ को खाएगी। जो भी गन्ना है उसका जड़ खाता है, पूरी फसल सुखा देता है। इससे कभी कभी जो है 70 से 80% तक रैटून खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कहीं कहीं 100% तक रिपोर्टेड है। इसकी कुछ स्पीसीज ऐसी है जो 100% तक जो है पूरी रैटून। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि कभी कभी रैटून हो ही नहीं पाती इसकी वजह से। और चाहे कितना भी इंसेक्टिसाइड डालें कंट्रोल, ये भी जो है जमीन में 2 से 3 फीट के नीचे गहराई तक जाता है, जहाँ तक रहता है। और इसकी ये एडल्ट है। ये एडल्ट जो है जब पहली बरसात होती है, ये मतलब ये सफेद बैस्क है, ये काले काले रंग के होते हैं, भौरे टाइप होते हैं, उड़ करके गन्ने की पत्तियों पर आग बैठते हैं। उसी समय पता चल जाता है कि इस खेत में इसका प्रकोप है, जहां पर ये दिखाई पड़ता है। और तुरंत जो है ये नीम की पत्ती या सब खा करके फिर जमीन के अंदर जाते हैं, एगलेइंग करते हैं। अंडे से फिर ये गिटार बन जाती है। ये पूरे साल भर रहती है और साल भर जो है जड़ को खा के खत्म करती है, जिससे पूरा गन्ना सूख जाता है। अब इसका जो हमने बायोपेस्टिसाइड का जो बताया यहाँ पे डॉक्टर साहब दीमक भी हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को। ये दीमक है कि ये दीमक है, आप देख सकते हैं किसान भाई। ये दीमक का जो है मतलब कि वर्कर्स हैं, ये इसके पकड़ में आते हैं, श्रमिक हैं जो हमारी गन्ने की फसल को, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एक सामाजिक कीट है। राजा, रानी, सैनिक और वर्कर, सोल्जर। तो ये वर्कर हैं जो हमारे गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। यही बाहर निकल के आते हैं और अपना भोजन इकट्ठा करते हैं अपने। और ये दीमक से प्रभावित गन्ने का टुकड़ा है, गन्ने का टुकड़ा है, ये देख रहे हैं। ये पूरा गन्ने का टुकड़ा जो पूरा जो है खोखला हो जाता है, दीमक से क्षतिग्रस्त। हाँ, ये है। अब डॉक्टर साहब इसका जो नियंत्रण की बात चल रही थी, जो हमारे जैव कीटनाशी, उसके बारे में। और ये जड़ बेधक भी है। एक रूट बोरर होता है, जड़ बेधक और गन्ने की जड़ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बेधक है लेकिन जमीन के अंदर पाया जाता है इसकी लार्वा। इसको भी बायोपेस्टिसाइड कंट्रोल करता है। ये जड़ बेधक है, उसके जड़ बेधक जो कीट इसको भी नुकसान बिल्कुल कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये भी जड़ में पाया जाता है ना। तो फंगस अगर वहां है तो इसको भी वो कंट्रोल करता है। जैसे हमारा CO0118 वैरायटी है, उसमें रूट बोरर काफी पाया जाता है। तो इसको कंट्रोल के लिए किसान बहुत ज्यादा क्लोरोपाइरिफास से तमाम प्रकार के इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। अगर हमारा बायोपेस्टिसाइड किसान यूज करता है तो ये 3 इंसेक्ट को टारगेट करता है। दीमक को टारगेट करेगा, व्हाइट ग्रब को करेगा और ये जड़ बेधक को करता है एक साथ। और इसका प्रयोग हम अभी बताते हैं कैसे किया जाएगा। आइए देखते हैं। पहले इसका देखिए कैसे बनता है ना। किसान भाई इसको ध्यान से देखें और इसको किसान भाई खुद भी बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। देखिए इसमें 4 प्रकार के केमिकल हम यूज करते हैं। एक तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज है जिसे हम डेक्सट्रोज नाम से जानते हैं। दूसरा अगर अगर है ना। तीसरा जो है पेप्टोन है और चौथा है ईस्ट, है ना। ईस्ट, ये चारों चीज़ों की एक निश्चित मात्रा होती है। 1 लीटर पानी हम लें, 1 लीटर पानी जैसे हमको 1 लीटर इसका कल्चर बनाना है, 1 लीटर में एक 40 ग्राम लगता है ग्लूकोज। 40 ग्राम ग्लूकोज, हाँ 40 ग्राम ग्लूकोज। और 20 ग्राम जो है अगर ये अगर है, देख रहे हैं। और 10 ग्राम जो है हमारा पेप्टोन लग जाता है ना। और 5 ग्राम ईस्ट लगता है। ये हम तौल करके और एक मिक्सचर बना करके, और पानी देखिए इस तरह से एक भगोना रखते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। पानी थोड़ा गर्म किया। ये डॉक्टर साहब 1 लीटर पानी का आपने बताया डोज। हाँ 1 लीटर पानी डोज है। इस तरह से पानी में भगोना पानी लेते हैं और गर्म करते हैं। सादा पानी लेते हैं, इसमें कोई डिस्टिल वाटर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और इसमें ये जो हम डोज बनाए हैं, अब इसको हमको मान लीजिए 5 लीटर कल्चर बनाना है ना। ठीक है। तो हम 5 लीटर के हिसाब से उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी रेशियो से 40 30 10 5 के हिसाब से। ठीक है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब इसे हम बनाएंगे, करीब आधे घंटे लग जाते हैं। पानी खौलाएंगे, इसमें पाउडर डाल देते हैं।
तेल खोलते खोलते जब मतलब एकदम पूरा घुल जाता है, तब इसे हम जो है इस घोल को हम ये इस टाइप के बीकर हमारे पास होते हैं, कॉनिकल फ्लास्क जी, ये 250 ml के हैं कॉनिकल फ्लास्क, है ना जी। इसमें से जब खोल के मतलब पूरा मिक्स हो जाता है पाउडर वगैरह, तो इसमें हम 150 ml ये चीज़ ले लेते हैं, गरम ही गरम। अच्छा, ये जो घोल हमारा है, घोल है, इसमें 150 ml डाल देंगे। जैसे डाल दे करके, तो इसमें जो अगर वो डाले हैं अगर वो क्या करता है कि जैसे ही ठंडा होता है जम जाता है। अच्छा, इसीलिए खोलता हुआ जब रहेगा उसी से तुरंत कलछुल से निकालेंगे और इसमें डालते जाते हैं। ठीक है, तो 150 ml तक इसमें ले लेते हैं इस तरह से। अब इस तरह से एक लीटर में करीब हमारा जो है 150 ml लेते हैं, तो 1 लीटर में करीब हमारा कितना फ्लास्क बन जाता है, करीब 5 लीटर में 35 बनता, तो 5 फ्लास्क। इस तरह से 1 लीटर में 5 फ्लास्क बन जाते हैं। तो अगर हम 5 लीटर घोल बनाते हैं तो हमारे 33 से 35 फ्लास्क बन जाते हैं। अब होता क्या है, अगर किसान बनाएंगे तो ये फ्लास्क उनको भी लाना पड़ेगा। हाँ, खरीदना पड़ेगा फ्लास्क। अच्छा, ये फ्लास्क खरीदना पड़ेगा। मान लिया 100-200 फ्लास्क ले लिए, इसके ऊपर एक कार्टन के इस तरह प्लग बना देते, रुई का हो, रुई रहता है और ये कार्टन कपड़ा है, इस तरह से प्लग बना देते कि इसको इस तरह से बंद कर दें इसे, है ना। ठीक है, इस तरह से हम इसको फ्लास्क चाहिए, एक कुछ ट्रे इस तरह से ले सकते हैं जिसमें रखने की काम आता है जी। अब इसे हम करके उसके बाद एक इसमें कोई फंगस न डेवलप हो, उसके लिए ये बैक्टीरिया नाशक जो है ये स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट, अच्छा ये डालते हैं, ये कोई बैक्टीरिया वगैरह डेवलप करे, तो इसको जब पूरे घोल में जैसे 5 लीटर का घोल बना लिए हैं, इसमें थोड़ा सा बहुत चुटकी भर इसमें डाल देते हैं, इससे जो है घोल बनाते समय, हाँ घोल बनाते समय है, जिससे कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया न डेवलप हो। ये इतना प्रोसेस हो गया। ये इसको हम फिर इसमें कॉनिकल फ्लास्क ले लेते हैं। अब कॉनिकल फ्लास्क लेने के बाद इसको क्या करना है, इसको हमारा एक ऑटोक्लेव है, यहाँ दिखाते हैं, देखिए ऑटोक्लेव है, आ जाओ संतराम चला जाओ, ये ऑटोक्लेव है, खोल दिखाइए। ये ऑटोक्लेव है, इसमें हम इसको सारे फ्लास्क को, जैसे मान लिया हमारा 30-35 फ्लास्क हो गया, इस तरह से इसी ऑटोक्लेव में रख देते हैं फ्लास्क को ला करके तुरंत। ठीक है, और इसमें पानी भर देते हैं थोड़ा सा, जिससे पानी से बांस बनेगा। इसे बंद करके और इसे हम करीब 120 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको सेट करते हैं। अच्छा, टेम्परेचर वहाँ सेट हो जाता है ऑटोक्लेव में, और यहाँ देखिए प्रेशर है, ये जो गैस बनेगी उसका वाष्प का प्रेशर होता है यहाँ 15, ये देखिए 1 से लेकर के और ये 30 तक बना हुआ है, तो हमको 15 प्रेशर तक इसे गर्म करना है। अच्छा, 15 तक इसको बंद कर देंगे तो भाप निकलने नहीं पाएगी। जितना भाप बनता है तो ये ऑटोक्लेव माने जितना ये कल्चर है हमारा जो बनाए हुए हैं, ये स्टेराइज होता है पूरी अच्छी तरीके से। अच्छा, इसमें कोई फंगस बैक्टीरिया सब जो है स्टेराइज हो जाते हैं। ये स्टेरलाइज करने के लिए हम ऑटोक्लेव कर देते हैं, मतलब इसमें कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा। इसकी कीमत क्या होगी डॉक्टर साहब, जरा किसान भाइयों के मन में उत्सुकता होगी कि भाई ऑटोक्लेव हमें लगता है कि 1 लाख रुपए में मिल जाएगा। 1 लाख रुपए 70-80 हज़ार से 1 लाख रुपए तक ऑटोक्लेव होता है। तो पहली मशीन थी आपको लेनी पड़ेगी इसको यूज करने के लिए। ठीक है, कि कल्चर बनाया और ऑटोक्लेव कर दिया, ये हमारे ख्याल से 1-1.5 घंटे में हो जाता है ऑटोक्लेव। ठीक है, इसके बाद ऑटोक्लेव को बंद करते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं। जैसे ही ठंडा हो जाता है इसमें से सारा कल्चर निकाल करके फिर हम जो है इनॉकुलेशन चैम्बर में ले जाते हैं, लैमिनार फ्लो में। अच्छा, सारा जो है, चलिए उसको भी देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये फ्लास्क है, ये तो बन गया फंगस, है ना, ये 2 फंगस है जो हमारा तैयार फंगस है। अभी कैसे बनते हैं, अब ये आपको प्रोसेस दिखाते हैं। जो हम लिक्विड लिए ऑटोक्लेव कर दिया, ऑटोक्लेव करने के बाद यही जो फ्लास्क हमारा पहले से बना हुआ है, इसमें ऑलरेडी फंगस इन्फेक्टेड है, इसी को हम मिक्सी में इसको मास कल्चरिंग करने के लिए इस एक फंगस को उठाते हैं, एक फ्लास्क को 150 ml का, इसे जो है मिक्सी में मिक्सी इधर मिक्सी है, देख रहे हैं आप, ये हमारी मिक्सर है, मिक्सर ग्राइंडर है। ये सिंपल वाला जो किचन वाला होता है वही वाला है। इसको एक लेना पड़ता है, इस तरह से ले करके इसमें इसको ग्राइंड करके इसका घोल बना लेते हैं, इसी को ही। ठीक है, इसी से फिर हम नहीं, ये कल्चर आपका अलग ऑलरेडी पहले से, अभी ये जो पहले घोल था ना इसमें हमने फंगस इनॉकुलेशन किया इसमें। अच्छा, इनॉकुलेशन बाद ये तैयार हुआ। अब ये तैयार फंगस से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम दिखाना चाहें, ये तो हमारा रेडी है एकदम, ये हम अभी पाउडर इसका बनाते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे करते हैं। वो इनॉकुलेशन चैम्बर कहाँ, इधर से खुला हुआ है, आ जाइए आ जाइए। ये हमारे ये लैमिनार फ्लो है इस तरह से। ये करीब हमें ये करीब 1.5-2 लाख का मिलता है। 2 लाख कीमत है, ये 1.5-2 लाख का मिलता है। इसमें डबल सीटर है, यहाँ 2 आदमी बैठ कर काम कर सकते हैं। इसको इस तरह से ओपन करते हैं, इस तरह से। ये हमारा पूरा चैम्बर है, ये पूरा हम इससे जो है फार्मल्डिहाइड से इसको स्ट्राइच कर लेते हैं, कायदे से पोंछ करके, और यहाँ बैठ करके
इसे ऑन करके इसमें वो जितना कल्चर है जो ऑटोक्लेव से निकाल करके फिर यहाँ लाग रखते हैं। अच्छा, उसको यहाँ रख दिया, यहाँ रख देते हैं। यहाँ रखने के बाद इसमें यूवी ट्यूब लगी हुई है अंदर जी, ये यूवी ट्यूब लगी है, अल्ट्रावायलेट ट्यूब जी। कल्चर यहाँ रखने के बाद हम जो है आधे 15 मिनट अल्ट्रावायलेट ट्यूब चला देते हैं। ठीक है, चला दिया तो ये भी चैम्बर भी स्टराइज हो गया और वो कल्चर भी स्टराइज हो। मान लो इसमें हम ऑटोक्लेव ला करके यहाँ लाते हैं, हो सकता कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया इसके बाहर लग गया, यहाँ रख करके हम ऑटोक्लेव कर देते हैं। ये अभी केवल कल्चर मीडिया हमारा तैयार हो गया, ठीक है ना जी। तो मीडिया पे फिर हम वही जो फंगस हमारा तैयार था, बवेरिया बैसियाना मेटाराइजम, उस फ्लास्क को मतलब मिक्सी में ग्राइंड करके लाते हैं, यहाँ रखते हैं और ड्रापर से लेकर के हर फ्लास्क में जो 150 ml का था उसमें केवल 1-1 ml डालते जाते हैं, 1-1 ml डाल देते हैं। तो अब क्या हुआ, ये इनॉकुलेशन हो गया जी। इसमें जो 150 ml का मीडिया हमारा तैयार था ऑटोक्लेव किया हुआ और यूवी ट्यूब से यूवी चैम्बर से ट्रीटेड है, इसमें हमने जो है 1 ml उसी फ्लास्क को जो ग्राइंड करके लाए थे उससे डाल दिया। इससे जो है हमारा जैसे मतलब 35 फ्लास्क में हम लगा तुरंत ऑटोक्लेव तुरंत इनॉकुलेशन चैम्बर में कर देते हैं। आधे घंटे 1 घंटे ये काम लगता है। इसके बाद इसको जब रात भर ऐसे छोड़ देते हैं, फिर जब जिसमें फंगस जो है रात भर में थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल करके तब हम ये हमारा बीओडी है, ये बीओडी होता है, इसमें जो है टेम्परेचर फिक्स है 27 डिग्री टेम्परेचर पे। ये सारे इनॉकुलेशन किए हुए सारे फ्लास्क इसके अंदर रख देते हैं बीओडी में, ठीक है ना। इस तरह मान लीजिए बीओडी में रख दिया, इस तरह से सारे फ्लास्क इनॉकुलेट करके इसमें रख दिया। ये बीओडी कीमत भी जो है 2 लाख करीब आती है जी। एक बीओडी भी अगर किसी ये कल्चर बनाना है तो बीओडी भी लेना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, बना करके और इसमें रख दिया और 1 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं। बीओडी चलती रहेगी, 27 डिग्री टेम्परेचर इस पर फिक्स रहता है 1 हफ्ते के लिए। हाँ, 1 हफ्ते के लिए ये सारा फंगस उसमें ग्रो हो जाएगा जी। और ग्रो होने के बाद ये हमारा मटेरियल रेडी हो गया। इसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है, जब ये मटेरियल रेडी हो जाता है, इसमें से कुछ जो अच्छे फ्लास्क हैं उनको हम निकाल करके रिकल्चरिंग के लिए रख लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि 35 फ्लास्क लाए, इसमें 2 अच्छे फ्लास्क हम ले लिए जो इसमें बहुत अच्छा फंगस ग्रो किया हुआ है, उसे हम अपने रिकल्चरिंग के लिए हम अपना फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा। मतलब दोबारा हमको कल्चर तैयार करना है। अब हमारे कल्चर तैयार हो गया, अब हम इसको जो है इसका एक टेल्कम पाउडर आता है। टेल्कम पाउडर आइए आपको दिखाते हैं। टेल्कम पाउडर जो है इस तरह से है, ये टेल्कम पाउडर है, ये मीडिया होता है। इसमें हम पूरे फंगस को, जैसे मान लीजिए फंगस बन गया हमारा, है ना, ये फंगस बन गया है। अब इस फंगस को ऐसे हम फॉरवर्ड दे नहीं सकते हैं, नहीं। अब इसको हमको किसी मीडिया में डालना है। किसी चीनी मिल में क्या होता है, उनके पास प्रेसमड होती है, प्रेसमड। अच्छा, हाँ। तो प्रेसमड को वो डिकम्पोज कर लेते हैं। डिकम्पोज करके वो क्या करते हैं कि ये इस तरह से जो ये हम टेल्कम पाउडर यूज करते हैं, वो डायरेक्ट किसान को देते हैं, वो चीनी मिल वाले। ये फंगस तैयार किया और तैयार करके उसी प्रेसमड में मिक्स कर दिया, ठीक है ना। जैसे 1 फ्लास्क लिया उन्होंने, जो है 1 फ्लास्क से 2 किलो प्रेसमड ले लिया, तो 1 फ्लास्क से 2 या 3 किलो प्रेसमड में इस रेशियो से, जैसे 1 फ्लास्क में 150 ग्राम है तो 2 या 3 किलो प्रेसमड ले लिए उसी इस रेशियो से, और उसमें इस फंगस को इसको फिर हम ग्राइंड करेंगे मिक्सी में, थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डालेंगे और डिस्टिल इसको कट कर देंगे चाकू से, और चाकू से कट करने के बाद इसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डाल करके और इसी मिक्सी में ग्राइंड करके सब घोल बना लेते हैं, ठीक है। ये घोल तैयार हो गया तो माना जाएगा 150 ग्राम हमारा, है ना। और इस 150 ग्राम को हम इस 150 ग्राम से 2 किलो बनाते हैं। अच्छा, 2 किलो बनाते हैं। 2 किलो। तो जैसे मान लीजिए अभी हमारा टेल्कम पाउडर आप दिखाई पड़ा है, सफेद वाला टेल्कम पाउडर मार्केट से मिल जाता है, ये 8 से 10 रुपए किलो मिल जाता है ना, ठीक है। तो इसे ले करके इसमें हम इसको मिक्स कर देते हैं कि 1 फ्लास्क 150 ml का और 2 किलो पाउडर, 2 किलो पाउडर, तो 2 किलो हमारा तैयार होता है मटीरियल। इस तरह से इसमें मिक्स करके इसमें थोड़ा सा हम पानी भी मिला देते हैं, 20% जो है इसमें नमी हो जाए। इस तरह से हाथ से मिक्स करके ये देखिए हमारा पाउडर तैयार हो गया है। इसमें हमारा बवेरिया मेटाराइजम दोनों मिक्स है ना, ठीक है। ये तैयार है, ये तैयार है। अब इसको हम प्लास्टिक की पन्नी में इस तरह से पैक कर देते हैं। ये पन्नी आप देख रहे हैं, है ना, ये हमारी पैकिंग है। इसमें 1 किलो 2 किलो या 5 किलो जैसा बैग बनाना चाहे इस तरह से हम बैग बना के रख लेते हैं, और इसको हम 4 से 5 महीने तक इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, 4 से 5 महीने, हाँ। लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि हम फ्रेश बना करके किसानों को दें, और सारी चीनी मिलें भी यही करती हैं, बनाए और ताज़ा अपने किसानों को दे देते हैं यूज कर। जैसे मान लो उनको बुआई समय आ गया, गन्ना बुआई समय आ गया, तो ये हमेशा यूज होता है गन्ना बुआई के समय। जैसे आप गन्ना बोने जा रहे हैं, अक्टूबर बोने जा रहे हैं, स्प्रिंग में बोने जा रहे हैं, तो उसी समय ये पहले से ही 2-3 महीने पहले तैयार कर लेते हैं फार्मर्स के लिए, और बुआई समय दे देते हैं कि 2 बार यूज किया जाता है। एक बार इसकी डोज क्या है? हाँ, इसकी डोज ये है, अब इस पाउडर के रूप में हम इसे, ये 2 किलो जो हमने बनाया था, तो इसे जो है हम 1 एकड़ के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब कि एक जो
150 ग्राम का ये फ्लास्क है। एक एकड़ के लिए। हाँ, 1 एकड़ के लिए। मतलब कितना सिंपल है कि ये इतना बड़ा इनसे बायोपेस्टिसाइड 1 एकड़ में काम आ गया है कि नहीं? ठीक है। और वैसे हम 1 एकड़ में अगर हम डालना चाहें तो हमको जो है क्लोरोपाइरीफास जो है 2 लीटर डालना पड़ता है। रीजेंट जो है 8 किलो डालना पड़ता है ना? इस तरह से तो उसका देखिए, और उतना ज्यादा हम सॉइल को पल्यूट करेंगे। इसमें केवल हमारा 150 ग्राम है। 150 ग्राम है। इसमें वो फंगस है, बैक्टीरिया बेड या मेटाराइजियम, उसके स्पोर्स है जो हमने स्पोर्स दिखाया। इस तरह से 2 किलो जो है। अब इसको भी हमको, इसके प्रयोग की विधि क्या होगी, कैसे इसको अब इसके लिए सड़ी हुई गोबर की खाद हो या सड़ा हुआ प्रेसमड हो, जो फैक्ट्री लोग लाते हैं जी, उसमें जो है 1 कुंटल में कम से कम 1 कुंटल हो। अगर किसी किसान के पास ज्यादा उसके पास खाद है तो समझिए 2 कुंटल ले ले, इसको उसमें मिक्स कर दे। 2 कुंटल 2 किलो के। हाँ, 2 किलो के लिए 2 कुंटल ले ले, तो उसको मिक्स करके, और थोड़ा उसमें भी गोबर या जो आपका सड़ी हुई गोबर की खाद है या प्रेसमड, उसमें भी नमी होना चाहिए। ऐसा नहीं सूखा हो, उसमें मिला दिया। हाँ, नमी होनी चाहिए। उसमें क्या होगा कि ये देखो, ये जो हम टेल्कम पाउडर बनाए हैं तो इनर्ट फॉर्म में है। ये इसमें अपना इसका फंगस का स्पोर जो है ये इनर्ट पोजीशन में है, मतलब सुसुप्त अवस्था में है। जैसे ही इनको मटेरियल मिलेगा, गोबर की खाद मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, तो ये इनका फंगस तेजी से डेवलप करेंगे। इसलिए हमको 2 दिन का समय देते हैं। 1 से 2 दिन गोबर की खाद मिला के छाया में रख दे, नमी करके, और फिर उसी गोबर की खाद में जिसे मिलाए हुए हैं वो गन्ने के टुकड़ा जब बुआई कर देते हैं, उसी बुआई के ऊपर ही, टुकड़े के ऊपर ही कोई इंसेक्टिसाइड न डाल करके, और इसी को जो है उसी गन्ने के टुकड़े के ऊपर नाली में डाल दें। बुआई के समय नाली के ऊपर डाल दें उसी में। यहाँ पे किसान भाइयों को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके साथ आप किसी रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग आप नहीं करेंगे, कभी किसी भी रासायनिक। बिल्कुल नहीं करना जब आप इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे ये होता है कि किसान भाइयों के सामने एक दुविधा होती है कि जब वो बुआई करते हैं तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नीचे लाइनों में प्रयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरक प्रयोग करें, रासायनिक उर्वरक पहले डालते हैं, उसके बाद उस पर गन्ने का टुकड़ा डालते हैं जी। तो हम ये कोशिश करें कि जो रासायनिक उर्वरक डालते हैं उसमें भी हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं एग्रोनॉमी की तरफ से कि उस रासायनिक उर्वरक को भी थोड़ा सा गोबर की खाद मिला के डाल दें। गोबर की खाद में मिला के डाल दें, और उसमें मिला के डाल, और नीचे जब खाद डालें तो कोशिश करें कि मिट्टी में थोड़ी सी अच्छी तरीके से मिल जाए वो। उसके बाद गन्ने के टुकड़े के ऊपर इसको डालें। उसके बाद गन्ने का टुकड़ा डाल दें और गन्ने के टुकड़े के ऊपर इसको डाल देंगे। तो गोबर की खाद जो उन्होंने खाद के साथ मिलाया या गोबर की खाद जो इस बायोपेस्टिसाइड में लाया, तो ये गोबर की खाद में कल्चर उसका डेवलप होने लगता है। और कोशिश यही करें कि टुकड़े के ऊपर डालें। कभी कभी किसान कहते हैं कि देखिए हम इसे ले जा रहे हैं, हम अंतिम जुताई में ऐसे पूरा ब्रॉडकास्ट कर दें, तो ठीक है, लेकिन वो क्या करता है कि देखिए हमारा दीमक जो है सीधे गन्ने के टुकड़े पे जाएगा, गन्ने के टुकड़े पे जाता है, वो गन्ने की लाइन के बीच में नहीं जाएगा, उसको जहां टुकड़ा मिलेगा वहां जाएगा। तो हम इसीलिए टारगेटेड इंसेक्टिसाइड या बायोपेस्टिसाइड जो है उस लाइन में ही डालें कि जहां पर दीमक डायरेक्ट अटैक करेगी और प्रभावी, अगर हम कर सकते हैं कि अगर हम गन्ने के टुकड़े के ऊपर डालते हैं तो ये और प्रभावी हो जाएगा। जैसे ट्राइकोडर्मा है वो तो आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक फंगस को मारता है, ये एक इंसेक्ट को मारने जा रहा है ना। तो हमको जहां पर इंसेक्ट के आने की संभावना है वहां पर इसको हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। इसलिए हम इसको रिकमेंड करते हैं कि लाइन में ही डालो हमेशा गन्ने। अगर डॉक्टर साहब कोई किसान भाई मान लीजिए कि बुआई के समय वो प्रयोग नहीं कर पाए, चलिए ठीक फिर कैसे प्रयोग करें? जैसे मान ली पहली सिंचाई करते हैं, मान ली जमा हो गया तो उसके बाद पहली सिंचाई करते हैं, तो हम रिकमेंड करते हैं कि अगर मान ली बाई चांस नहीं डाल पाए और गन्ना जम गया और संजोग से उनका गन्ना अच्छा जम गया, कहीं दीमक, लेकिन फिर भी भविष्य में दीमक आने वाली है या व्हाइट ग्रब आने वाला है, तो ये बुआई के बाद जब 45 दिन में गन्ना जम जाता है, पहली सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई के बाद जैसे ही नमी आ जाए उसी समय उसमें गन्ने की लाइन में डाल के तुरंत बुआई करते हैं, हंस उसमें मिक्स करते हैं। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे किसान बुआई के बाद ले जाते हैं। अगर खड़ी फसल में दिक्कत आ गई तो? अब खड़ी फसल में दिक्कत आ गई तो उसी लाइन में ही डाल करके, जैसे इंसेक्टिसाइड नहीं डाला जाता है, सिंचाई करके लाइन में ही डाल करके और हल्की हल्की मिट्टी उस पर अर्थिंग टाइप करा दे। जून के महीने तक डाल सकते हैं, जून जुलाई तक। अच्छा, इसमें एक चीज है कि एक तो बुआई समय आप डालो, और दूसरा जो है जून के लास्ट में जब मानसून आता है उसमें एक बार इसको डालें, इस बायोपेस्टिसाइड को, तो जो हमारा दूसरा इंसेक्ट है व्हाइट ग्रब, व्हाइट ग्रब बरसात के बाद दिखाई पड़ता है, व्हाइट ग्रब, उसके लिए टारगेटेड होगा। और हमारा उसमें जुलाई अगस्त सितंबर में रूट बोरर का भी प्रकोप होता है। और रूट बोरस में किसान भाई बता दूं, रूट बोरर नुकसान होते हैं। एक तो रूट बोरर तो गन्ने को नुकसान पहुंचाता ही है, उसमें पूरा गन्ना नहीं सूखता है, गन्ने की पत्तियां पीली हो जाती है, लेकिन जो वैरायटी
जैसे कोई ऐसी वैरायटी हमारा CO0118 वैरायटी है जी, इसमें जो है रूट बोरर का भी प्रकोप होता है, उसके साथ साथ बिल्ड का भी प्रकोप होता है जी, तो रूट बोरर से बिल्ड काज हो जाता है, बिल्ड से पूरा गन्ना सूख जाता है जी, तो रूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए हमारा बायोपेस्टिसाइड अगर पड़ा हुआ है जी। तो रूट बोरर कंट्रोल हो, उसके साथ साथ बिल्ड भी नहीं लगने पाएगा उस गन्ने में। यहाँ पे किसान भाई आप देखिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब गन्ने में जड़ बेधक का प्रकोप होता है, रूट बोरर का प्रकोप होता है, तो उसके साथ साथ विल्ट के आने की भी संभावना, जो उकठा रोग जिनको हम कहते हैं, उसकी भी संभावना प्रबल हो जाती है। हमारे CO0118 जो वैरायटी इसमें फैल रही है किसानों के बीच में 38 के बाद जी, तो उसमें ये बिल्ड की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसमें अगर इसको डाल देते हैं बायोपेस्टिसाइड तो हम बिल्ड से अपने गन्ने को बचा सकते हैं। क्योंकि बिल्ड रूट बोरर तो मतलब गन्ने को सुखाता नहीं है जी, और उसमें हल्की पत्ती पीली हो जाएगी, गन्ना अंत तक खड़ा रहेगा, थोड़ा उसकी जूस क्वालिटी खराब होती है, उसके टिल्डिंग कम हो जाते हैं, लेकिन अगर उसमें रूट के माध्यम से, रूट बोरर के माध्यम से अगर बिल्ट आ गया तो पूरा पूरा गन्ना सूख जाता है, पूरा गन्ना सूख जाता ये है। होता है। तो हम इसके प्रयोग से जो जड़ बेधक है उसको तो हम नियंत्रण करते हैं, प्लस साथ साथ में विल्ट का भी नियंत्रण एक तरह से कर लेते हैं। पेस्टिसाइड के माध्यम से मतलब बिल्ट को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन ड्यू टू रूट बोरर उसे कंट्रोल कर लेता है। रूट बोरर कंट्रोल होगा तो बिल्ट नहीं आएगा। ये चीज है, ये चीजें हैं, है ना, इस तरह से है। तो ये हमारा बहुत इफेक्टिव है और इसकी कीमत हम जो है, हाँ, इसकी कीमत क्या है डॉक्टर साहब? यहाँ हमारे यहाँ जो है ये मात्र जो है 150 रुपए इसकी कास्ट आती है, मैंने जो इसमें मटेरियल लग रहा है उसके हिसाब से या हमारा जो लेबल लगता है उसके हिसाब से हमने कास्ट इसकी डिसाइड किया है, मतलब संस्था ने डिसाइड किया है। तो 150 रुपए पर केजी देते हैं किसानों को, और प्लस GST लगती है, तो GST लग करके 168 रुपए पर केजी हो जाता है। अच्छा, तो बहुत ही सस्ता है, जो भी इंसेक्टिसाइड किसान यूज करता है उससे सस्ता पड़ता है, उससे सस्ता पड़ता है। मान लिया हम आगे 1 एकड़ में हम 600-700 रुपए की इंसेक्टिसाइड यूज कर देते हैं दीमक और उसके लिए, तो हमारा जो है इसके साथ साथ इसके फायदे कितने हैं कि हम एक तो हमारी जो मृदा है वो मृदा हमारी प्रदूषित होने से बच जाती है, पहली चीज। दूसरा, जो रसायनों का हम 100% दीमक और व्हाइट ग्रब से हम जो रसायनों के द्वारा नियंत्रण करते हैं 100% नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा अगर हम नियंत्रण करते हैं तो पूरे साल दीमक लगने की संभावना नहीं है। 100% इसके नियंत्रण हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं, मतलब हमारा पूरी फसल जो है सेफ रहेगी। और ये सिर्फ गन्ने में ही नहीं, जो भी फसलें बोते हैं, चाहे गेहूं बोए चाहे धान, कभी कभी देखिए गेहूं वगैरह में दीमक लग जाती है जी, कभी कभी धान में जब सिंचाई नहीं करते तो वहां भी दीमक प्रकोप हो जाता है। तो ये सब फसल में जब भी कोई फसल बोए, तो जैसे धान गेहूं बो रहे हैं तब तो उसमें लाइन डालें, तब तो उसमें ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर ब्रॉडकास्ट करके फसली बोई जाएगी वहां पर ये खेत में अंतिम जुताई डाल सकते हैं, लेकिन जहां लाइन में जो चीज बोई जाएगी इसको लाइन डालेंगे, लाइन में डालें। डोज वही रहेगा 2 किलो पर एकड़ हिसाब से, है ना। एक चीज और डॉक्टर साहब, अभी जैसे बात हो रही थी कि क्या इसको किसान भाई बना सकते हैं? बिल्कुल। तो कई जो इसमें यंत्र हैं वो कोई 1 लाख का है, कोई 1.5 लाख का है, कोई 2 लाख का है, तो किसान इसको समूह में बना के कर सकते हैं या एक छोटे उद्योग के रूप में भी इसको कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन भी इनका गवर्नमेंट कर देती है छोटे लघु उद्योग में, और उसमें हमने आपको आइटम बताया, जैसे एक ग्राइंडर मिक्सर जो घरों में यूज होता है ये भी हो जाएगा, एक ऑटो क्लेव बनाया वो भी हमें लगता है कि 70-80 हज़ार से लेकर के 1 लाख रुपए तक मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का, और एक हमने BOD बताया वो हो जाए, एक फ्रिज चाहिए। इस तरह से जो मशीनरी है, जैसे एक ऑटो क्लेव हो गया, एक मिक्सर ग्राइंडर होगा, एक जो है BOD हो गई, ये 3 आइटम, एक लैमिनार फ्लो, वो हमारा तो बड़ा है, उससे छोटा भी ले सकते हैं, वो करीब 2 लाख का, तो 1 लाख में भी मिल जाएगा, 40 हज़ार में मिल जाएगा, लैमिनार छोटा से ले सकते हैं। तो किसान इसको कोई किसान इसको अगर उद्योग के कुटीर उद्योग के छोटे लघु उद्योग के रूप में करना चाहे तो कर सकते हैं, अपना इसको सेल भी कर सकते और हैं, सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छा। इसमें कल्चर कहाँ से मिलेगा डॉक्टर साहब? कल्चर जो है हमारा जो है ये इसका हेड ऑफिस बंगलौर में है, वहां से वो ऑटो मतलब यहाँ से लेटर लिख के भेजते हैं, तो अपने आप जिसे दिखाएंगे हमको ये चाहिए तो 1000 रुपए 500 रुपए लेंगे, तो कल्चर उनको एक ट्यूब में करके भेज देते हैं सारी। हम भी वहीं से लाए थे बंगलौर से ही, बंगलौर ही हेड ऑफिस है इसका। बायो पेस्टिसाइड मतलब बायो कंट्रोल लैब है पूरे इंडिया की, मतलब वो हेड ऑफिस है, तो वहां से मिल जाएगा, कल्चर मिल जाएगा। और किसान चाहे तो हमारे यहाँ से भी ले सकता है कल्चर, आसानी से दे देंगे, हम तो किसानों को देते ही हैं, तो अगर डेवलप करना चाहें तो वो कर सकते हैं इस तरह से जो है। काफ़ी किसान डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं और कई किसानों के प्रश्न हैं, हम अब अपने किसान भाइयों के कुछ प्रश्न उनसे लेते हैं इसमें। गुरप्रीत सिंह पूछ रहे हैं शुगर केन में कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं? ये आपको जवाब मिल गया होगा, अभी डॉक्टर साहब ने बता दिया है। 2 बार। प्रदीप कौरव जी पूछ रहे हैं दोनों का 25-25 किलोग्राम मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा प्रदीप जी, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ। निशु चौरसिया जी FMC टाल स्टार से हैं, जो कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हाँ। अरुण कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर अगर हम इसे गुड़ और पानी के साथ मल्टीप्लाई करें तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा? नहीं, वो तो मल्टीप्लिकेशन नहीं, उसमें गोबर की खाद में मिला के डाल दें, सिर्फ गुड़ पे ही कैसे करेंगे, है ना।
डालेंगे कैसे? हाँ, गोबर की खाद में डालना होगा, क्योंकि हमको गुड़ में अगर मिक्स करेंगे तो उसको खेत में डालेंगे कैसे? हाँ, ज्यादा गुड़ लग जाएगा ना जी। हाँ। और किसान भाई बहुत से किसान जुड़े हुए हैं जो कार्यक्रम के लिए धन्यवाद उन्होंने दिया है। ठीक ठीक, बहुत ही उपयोगी जानकारी कई लोगों ने लिखा है। जी जी जी। और भी जिनके क्वेश्चन होंगे हम उनको फेसबुक पे उसका जवाब दे देंगे। आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की। नंबर भी बता दीजिए हमारा। डॉक्टर साहब का नंबर आप लोग ले सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 94495044446660। ये हमारा परमानेंट नंबर है। डॉक्टर अरुण सिंह आप हैं और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। कोई कीट की से संबंधित कोई जानकारी हो तो आप डॉक्टर साहब से बात भी कर सकते हैं। जी जी जी। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू।